नमस्कार, पब्लिक न्यूज टीवी के इस लाइव शो में आज आप सभी का स्वागत है। आज जैसा आप सभी को पता है कि बंगाल चुनाव के नतीजे आ रहे हैं, उन नतीजों पर हम चर्चा करेंगे। वैसे तो आज 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आ रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ बंगाल पर ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि बंगाल को लेकर के पूरे देश में एक तरह का एक ऐसा चर्चा बनी हुई थी कि ममता जाएंगी या नहीं जाएंगी, बीजेपी आएगी या नहीं आएगी। आप सभी ने देखा था कि मोदी जी ने नारा दिया था कि 2 मई दीदी गई, लेकिन अभी तक जो रुझान आ रहे हैं, उस रुझानों में ममता बनर्जी को स्पष्ट बहुमत, करीब 200 सीटें वो जीतती हुई नजर आ रही हैं। 199 की टैली जो चुनाव आयोग की वेबसाइट है उस पर आ रहा है। हमारे साथ 4 मेहमान सीधे तौर पे अभी जुड़े हुए हैं, 5वें मेहमान अभी जुड़ेंगे। हमारे साथ यूसुफ अंसारी साहब हैं, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बहुत बड़े पत्रकार हैं। और हमारे साथ हैं परेश सिंह जी दिल्ली से। यूसुफ अंसारी साहब आजकल अहमदाबाद में हैं, अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और एज ए विश्लेषक हमारे साथ राजीव जी जुड़े हुए हैं। मैं यूसुफ अंसारी साहब को तरफ अपनी बात को रखता हूं। यूसुफ जी। जी शुक्रिया देवकी जी। और जैसा कि अभी हम देख पा रहे हैं कि चुनाव आयोग की वेबसाइट के हिसाब से 199 सीटों पर टीएमसी पश्चिम बंगाल में आगे चल रही है और बीजेपी 100 का आंकड़ा भी नहीं छू पा रही। तो मुझे प्रशांत किशोर का वो दावा बार बार याद आ रहा है, जिन्होंने कई बार ये दावा किया था और ये कहा था कि मेरा ट्वीट संभाल के रख लीजिएगा और 2 मई को दिखाइएगा कि बीजेपी डबल डिजिट रही, ट्रिपल डिजिट में नहीं पहुंचेगी। तो उनकी ये बात काफी बिल्कुल सच साबित होती दिख रही है। हालांकि तमाम टीवी चैनलों पर हम देख रहे थे इसमें बीजेपी 120 तक दिखाई गई थी, लेकिन चुनाव आयोग की वेबसाइट पे लगातार बीजेपी 80, 82, 83, 87 तक गई थी। उसके बाद तक के वो नीचे आई और अभी शायद 84 या 85 पर वो आगे चल रही है। तो ये बात साफ है कि बीजेपी 100 का आंकड़ा छूती हुई नजर नहीं आ रही है। तो ये क्या हुआ है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो मैं चाहूंगा सबसे पहले परेश जी से बात करें। परेश जी, आप बताइए, आप पश्चिम बंगाल शायद गए भी थे और वहाँ का हालात को आपने नजदीक से देखा है, तो क्या हुआ, खेला कैसे हो गया? यूसुफ जी, मैं पश्चिम बंगाल में गया था और जहाँ तक मेरी बात हुई वहाँ पे जो आम लोग थे, चाहे दुकान वाले हों या ड्राइवर हों या वेटर हो, मैंने बात की तो जितने भी लोगों से मेरी बात हुई सभी लोगों का कहना था कि बीजेपी अच्छा करेगी। मगर वहाँ पे जो बीजेपी का जो प्रभाव है वो अर्बन एरियाज में है, जहाँ पे बाहर के जो वोटर हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ के झारखंड के हों या बिहार के जो लोग हों या उत्तर प्रदेश के लोग हैं वहाँ पे, तो जो अर्बन एरियाज हैं बीजेपी की जो पकड़ है वहाँ शहरी क्षेत्र तक ही रही। तृणमूल की जो पकड़ है जो गांव के एरिया है, जो रूरल एरियाज हैं, जो आम वोटर है जो लाइन में लग के वोट डालता है, उन पे पकड़ तृणमूल कांग्रेस की रही है। और ये बात पीछे हमने कई बार की, अपनी स्टोरी भी की थी, तो लिखी भी है कि तृणमूल की जो पकड़ है वो गांव में है, रूरल एरियाज में है। वो लोग 2 घंटे 4 घंटे लाइन में लगेंगे। और ये बात सच है जो प्रशांत किशोर ने कहा था कि 100 का आंकड़ा पार नहीं करेगी बीजेपी। वो अभी बीजेपी 91 मतलब 91 पे है और तृणमूल कांग्रेस 200 के करीब है। ये संभावित आंकड़े हैं, अभी ये कंफर्म नहीं है, मगर काफी कुछ पिक्चर साफ हो जाती है इन आंकड़ों से। बीजेपी 100 के आंकड़े तक नहीं पहुंचेगी और तृणमूल स्पष्ट बहुमत अगर नीचे भी आती है तब भी मेरा अंदाजा है तृणमूल स्पष्ट बहुमत से काफी आगे तक जाएगी। परेश जी, आपने सही बात बताई है। और अभी चुनाव आयोग की वेबसाइट पे जो लेटेस्ट आंकड़ा दिख रहा है वो 198 पर तृणमूल कांग्रेस दिख रही है और सिर्फ 80 सीटों पर बीजेपी दिख रही है। और 80 सीटों का मतलब ये कि अगर बहुत सारा फेरबदल भी होगा तो 2, 4, 5 सीटें होंगी, 10 सीटें होंगी, उससे ज्यादा का फेरबदल नहीं होता। अमूमन जब से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से वोटिंग हमारे देश में शुरू हुई है और राज्यों को विधानसभा के चुनाव के नतीजे आते हैं, तो 11 बजे तक जो ट्रेंड एस्टेब्लिश होता है अल्टीमेटली रिजल्ट इसी हिसाब से आता है। और क्योंकि पश्चिम बंगाल बड़ा राज्य है और 294 सीटें वहाँ पर है, तो यहाँ पर ऐसी गुंजाइश बिल्कुल नहीं दिखती है कि साहब टीएमसी 100 पे 100 से नीचे आ जाएगी, बीजेपी 200 पे क्रॉस चली जाएगी।
थोड़ा बहुत फेरबदल वहाँ होता है जहाँ छोटी विधानसभा होती है, 70-80 सीटों वाली विधानसभा होती है, 90 सीटों वाली होती है, तो वहाँ 40-45 सीटों के जीत का फैसला होना होता है, तो वहाँ 2-4 सीटें इधर उधर हो जाती है, तो बदल सकता है। जैसे 2002 में उत्तराखंड में हुआ था कि 10 बजे तक बीजेपी जीत रही थी और उसके बाद अचानक कांग्रेस वहाँ आगे आगे चली गई। और छत्तीसगढ़ में कई बार ऐसा हुआ कि बीजेपी आ रही, कांग्रेस आ रही और अल्टीमेटली बीजेपी जीती। पश्चिम बंगाल जैसे बड़े स्टेट में इस बात की संभावना तो बिल्कुल नहीं है कि नतीजे बिल्कुल पलट जाएंगे। हाँ, इतना हो सकता है कि जो टीएमसी अभी 205 जाती दिख रही है वो 190 के आसपास समझ जाए और बीजेपी जो अभी 80 पर है वो खींचतान के 90 और 100 के बीच में आ जाए। राजीव जी से मैं बात करना चाहूंगा। राजीव जी, इस पश्चिम बंगाल के जो ट्रेंड्स अभी आ रहे हैं उन ट्रेंड्स को आप किस तरह से एनालाइज करते हैं? क्या वजह रही कि साहब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, तमाम कैबिनेट मिनिस्टर और बीजेपी के तमाम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से लेकर के योगी आदित्यनाथ तक, ये सब उन्होंने वहां डेरा डाला और जम के सघन प्रचार किया। इसके बावजूद टीएमसी में ममता बनर्जी के अलावा कोई और ऐसा स्टार प्रचारक नहीं था जो जिसको हम कह सके कि साहब उसका बहुत बड़ा योगदान है। तो अकेले ममता बनर्जी इन सब पर भारी कैसे पड़ गई? राजीव जी। देखिए, मेरा कहना ये है, आज के रुझान से तो ये नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, आवाज आ रही है मेरा? जी आ रही है। हेलो, आवाज आ रही है मेरा? जी आ रही है। जी आ रही है। हेलो, आ रही है। मैं कह रहा हूँ कि आज के जी बोलिए। आज के रुझान से तो ये स्पष्ट हो चुका है कि बंगाल में टीएमसी ही दोबारा सरकार में आ रही है। अब ये जो आपने प्रश्न किया है कि इतने सारे स्टार प्रचारक पश्चिम बंगाल में डेरा दिए थे, प्रधानमंत्री से लेकर के गृह मंत्री, उसके बावजूद क्यों पश्चिम बंगाल में बीजेपी उतना अच्छा नहीं कर पाया? पहली बात मैं ये कहूंगा कि बीजेपी का रिजल्ट भी अच्छा ही हुआ है, क्योंकि लास्ट बार 2016 3 से 85 सीट के आसपास दिखाई दे रहा है, कही जा सकती है। मुझे लगता है कि बंगाल में ना एक अलग सी सेंटीमेंट भी काम करता है। जैसे दुर्गा पूजा को लेकर के जो सेंटीमेंट बंगालियों के बीच में है, मुझे नहीं लग रहा है कि बीजेपी उस सेंटीमेंट को पकड़ पाई है। और दूसरी बात, जो जय श्री राम के नारे को इतना ज्यादा उसमें वहां पे यूज कर चुके हैं वो लोग कि ये इसके साथ जो बंगाल के लोगों को जुड़ना था वो ठीक से हो नहीं पाया। इसके अलावा मेरे कहने का मतलब है, अगर जय श्री राम के जगह पे वो जय दुर्गा का नारे ज्यादा बीजेपी के साथ जुड़ सकते थे। और दूसरी बात, जो परेश जी ने कह रहे थे कि शहरी इलाकों में बीजेपी का ज्यादा प्रभाव है, मैं इसके साथ एक सहमत नहीं हूँ, क्योंकि कलकत्ता में अगर देखेंगे या कलकत्ता के आसपास के एरिया जब देखेंगे तो वहां पे ममता बनर्जी का पकड़, और वहां से मतलब अगर साउथ बंगाल देखेंगे तो 147 सीटों में ममता बनर्जी लगभग 60 to 70% सीट अपने में रख लिया है। तो ये एक बड़ी बात है। तो मुझे ये नहीं लगता कि शहरी इलाकों में बीजेपी का पकड़ अच्छा है, बल्कि कुछ ग्रामीण क्षेत्र ऐसा है जहां पे बीजेपी अच्छा करते हुए दिख रहा है। तो एक चीज और भी है, जैसे ममता बनर्जी ने एक नारा दिए थे कि बाहरी लोग और बंगाल के लोग, ये भी एक चीज है, एक नारे से पक्ष में गई है। क्योंकि ममता बनर्जी, आप देखेंगे चार चरण के चुनाव होते होते ममता बनर्जी का नारा भी बदल गया था कि बाहर से ये लोग कोरोना लेकर आए थे, वो बाहर से आए हुए हैं, कोई महाराष्ट्र से, कोई हरियाणा से, कोई पंजाब से। तो उनका कहना ये है कि बंगाल में तो कोरोना का इतना कहर नहीं, चुनाव होते होते अब बंगाल का हालत ऐसा हो गया है कि लोग मरने लग गए, ऑक्सीजन की कमी दिख रहा है, हर जगह पे तबाही मची हुई है। तो इसका पूरा वो कारण ये है कि बीजेपी बाहर से लोग लाए थे, चुनाव को एक महीना तक खींचे है, इसके कारण कोरोना का ये हालत हुई है। तो ये भी बीजेपी के खिलाफ गई हुई है, मुझे ये लगता है। ठीक है राजीव जी, मैं आपसे एक बात और जानना चाहूंगा। जो आपने बात कही कि साहब जो बीजेपी की का स्टाइल है कि
धर्म का राजनीति में के साथ वो ऐसा घालमेल करती है कि जैसे दूध में चीनी मिल जाती है और पता नहीं चलता कि साहब दूध कहाँ है चीनी कहाँ है। तो बीजेपी का वो स्टाइल रहा है। लेकिन बीजेपी पश्चिम बंगाल में क्यों फेल कर गई है? जय श्री राम का नारा यहाँ क्यों नहीं चला है? क्या जय श्री राम पर दुर्गा माँ भारी पड़ गई? बिल्कुल। बंगाल के सेंटीमेंट अगर देखोगे कि दुर्गा पूजा, अब दिवाली में जाओ, वहां पे आप देखो, आपको दिखाई देगा काली पूजा हो रहा है, क्योंकि माता काली के भक्त है वो। अब अगर दुर्गा पूजा में जाओगे तो विश्व में ऐसा कोई त्योहार आपको नहीं मिलेगा जो दुर्गा पूजा को सुपरसीड कर पाए। इतना भारी आपका वहां पे जमावड़ा होता है, या लोग उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो दुर्गा पूजा को लेकर के अगर सेंटीमेंट या कुछ नारे और या कोई कुछ ऐसा प्रोपागंडा बीजेपी कर पाते तो शायद थोड़ा बहुत। राजीव जी से संपर्क लगता है उनकी आवाज नहीं आ रही है जी। देवगी जी, आप इस बारे में बताइए, क्योंकि आप भी पश्चिम बंगाल में रहे, काफी दिन वहां रहे, आपने भी चुनाव को नजदीक से देखा। तो ये क्या हुआ, बीजेपी का जो कोर हथियार है चुनाव में, खासकर इलेक्शन में, धर्म को घालमेल कर देना, और प्रधानमंत्री ने मंत्री में वो गए भी, बांग्लादेश की यात्रा उन्होंने की और वो समुदाय में जोड़ने की बात की। तो क्यों नहीं कहा पश्चिम बंगाल में, क्यों चला ये हथियार? यूसुफ जी, जहां तक मैंने, चूंकि मैं बंगाल में करीब 10-15 दिन रहा हूं इसी इलेक्शन के दौरान ही, देखिए बंगाल को मैं उत्तर भारत के जितने भी राज्य हैं मैं उनसे एकदम अलग मानता हूं। हालांकि उत्तर भारत के जैसे यूपी और बिहार के बहुत सारे लोग बंगाल में रहते हैं, लेकिन बंगाल फिर भी पूरे देश से एकदम अलग है। उसको पहले बंगाल को समझना होगा। बंगाल को मैं समझने की बात बता दूं आपको कि बंगाल किसी भी छोटी छोटी चीजों पे नहीं हुई। हिंदू मुस्लिम जो बीजेपी का मुख्य एजेंडा रहता है, जो धर्म की राजनीति करने का, वो बंगाल में बीजेपी का सक्सेस नहीं हुआ। उसकी वजह ये थी कि बंगाल के लोग बहुत समझदार लोग, मैं मानता हूं कि जैसा आपने शुरुआत में ही कहा कि बंगाल के लोग काफी आगे सोचते हैं, ये एकदम बिल्कुल सही बात है कि बंगाल के लोग बहुत, जितना हम सोचते हैं हम लोगों से कई गुना आगे वो सोचते हैं। बंगाल में जो बीजेपी का जो कोर वोट है वो मैं आपको पहले बता दूं। बीजेपी का वहां जो कोर वोट है, जो जिसने बीजेपी को वोट किया है, वो है जो बिहार के लोग रहने वाले हैं। वहां करीब 70 से 80 लाख की आबादी बिहार की रहने वाली रहती है, जो यहाँ से कामकाज के लिए जाते हैं। उनमें से करीब 70% तो वोटर हैं, लेकिन 30% वोटर नहीं है। आप बंगाल में जाएंगे, कोई भी टैक्सी ड्राइवर जो होगा वो बिहार का ही मिलेगा, और या फिर पूर्वी उत्तर प्रदेश का होगा। इसके अलावा कुछ उत्तर प्रदेश के लोग वहां रहते हैं। और तीसरी जो वहां पर वो लोग हैं, वो जैसे मारवाड़ी हैं, सिंधी हैं, मतलब जो व्यवसाय करने वाले लोग हैं, वो बंगाल में है। ये सारे लोग बीजेपी के वोटर इस बार भी रहे हैं, और 2019 में भी रहे हैं, 2016 में भी रहे हैं। लेकिन इस बार की जो स्थिति थी, 2021 का जो चुनाव था, ममता एक तरफ थी, बीजेपी की पूरी फौज, जिसमें सैकड़ों नेता, मतलब मैं तो कहूंगा कि एक एक मिनिस्टर को बीजेपी ने लगा रखा था एक एक विधानसभा में। लेकिन जो मिनिस्टर्स थे उनकी जो प्रॉब्लम थी, जैसे मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश का कोई मिनिस्टर अगर वहां गया और वहां जाकर के प्रचार करने लगा, तो उसे भाषा की सबसे बड़ी दिक्कत आई। वो उनके बीच घुल मिल नहीं पाया। और भाजपा ने, जो कैलाश विजयवर्गीय जो वहां के बीजेपी के प्रभारी है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, ग्राउंड लेवल पर काम किया। लेकिन जो बाहर के लोग वहां गए, उससे लोगों को लगा, जो बात ममता बनर्जी ने कई बार कहा कि बाहर के लोग यहाँ आकर के बंगाल में राज करना चाहते हैं, तो बंगाल के लोगों को लगा होगा कि बाहर के लोग क्यों हम इनको मौका दें, एक बात। दूसरी बात यह है कि ममता बनर्जी 10 साल से वहां शासन कर रही हैं। उन्होंने करीब 40 साल जो लेफ्ट का शासन था उसको हरा करके वो ममता बनर्जी सत्ता में आई थी। तो जो तरीका लेफ्ट अपनाता था, वही तरीका ममता बनर्जी, जो एग्रेसिवनेस है, हर बात को एग्रेसिव तरीके से कहने का। ममता बनर्जी सिंगल लीडर थी टीएमसी की, जो स्टार प्रचारक रही है। बीजेपी की तरफ से स्टार प्रचारक की लिस्ट में गिना नहीं सकता हूं कि कौन लोग थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, एस नड्डा, जेपी नड्डा जी, ये सारे लोग वहां डेरा डाले हुए थे। बावजूद इसके ममता बनर्जी अगर 200 सीटों से ज्यादा जीतती हैं और
बीजेपी 80 से 85 सीट पर सिमट करके रह जाती है। मेरा भी आकलन यही था कि अगर, और दूसरी चीज, लास्ट के जो 3 फेज के इलेक्शन हुए, मैं उनका बता दूं, लास्ट का जो 3 फेज का इलेक्शन हुआ उसमें जो मैं समझ पाया कि वहां पर लेफ्ट और कांग्रेस का दबदबा था। आपको मैं बता दूं कि 44 सीटें कांग्रेस की रही हैं 2016 में और 29 सीटें लेफ्ट की रही हैं। आज लेफ्ट और कांग्रेस वहां सिर्फ 2 सीटों पर सिमट गई है। तो वो जो उनका वोट था, उनका जो कोर वोट था, वो भी ममता बनर्जी को चला गया। एक बात आपने अभी हमसे, जब आप ऑफलाइन हम लोग जब चर्चा कर रहे थे असदुद्दीन ओवैसी की, असदुद्दीन ओवैसी वहां पर 6 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब से मेरी एक बार मुलाकात भी हुई थी। वो फुरफुरा शरीफ के साथ पहले मिलकर के चुनाव लड़ना चाहते थे। उनके फुरफुरा शरीफ के साथ मिलकर के उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी थी कोलकाता में, जिस पर बड़ी चर्चा हुई थी कि अगर ये गठबंधन हो जाएगा तो बीजेपी सत्ता में आ जाएगी। लेकिन फुरफुरा शरीफ कांग्रेस और लेफ्ट के साथ मिल गए। बावजूद इसके फुरफुरा शरीफ कांग्रेस लेफ्ट के साथ मिलने के बाद भी वह कोई प्रभाव अपना नहीं छोड़ पाए। तो इसका मतलब यह है कि बंगाल की जो जनता है वो उत्तर प्रदेश और बिहार से ज्यादा समझदार है। वो किसी धर्म के एजेंडे में नहीं फंसने वाली थी, जिसका नतीजा है कि ममता बनर्जी 204 सीटें, अभी मैं टैली देख रहा हूं, 204 सीटों पर आगे चल रही है। इसकी सिर्फ और सिर्फ एक वजह है। जी यूसुफ जी। आपने अच्छा विश्लेषण किया। असदुद्दीन ओवैसी की बात छिड़ी है, तो कहीं ऐसा तो नहीं हुआ है कि साहब जो लेफ्ट और कांग्रेस का पूरी तरह सफाया हुआ है कि एक लेफ्ट और कांग्रेस का जो मुस्लिम वोट था वो तो चला गया तृणमूल के पास, और जो उनका कोर था जो तृणमूल के साथ नहीं जा सकते थे, उसके मुखालिफ थे, वो चले गए बीजेपी के साथ। तो इसलिए बीजेपी जो है वो 3 से 80 के आसपास आ रही है और ममता बनर्जी अपनी पुरानी टैली को बरकरार रखे हुए है। ऐसा तो नहीं हुआ वहां पर? बिल्कुल। बीजेपी को देखिए, अगर लोकसभा 2019 की सीटों के मुताबिक अगर आप देखेंगे तो बीजेपी को 125 सीटें आती है। बीजेपी 2016 में 3 सीट थी। 2019 का लोकसभा का अगर आप ट्रेंड देखें जिस हिसाब से बीजेपी जीती है, उससे बीजेपी को 125 सीटों पर बढ़त थी विधानसभा वाइज। लेकिन वो घट करके 80 से 82 सीटों पर अभी ट्रेंड कर रही है। देखिए क्या है कि लोकसभा का ट्रेंड अलग है बीजेपी और यहाँ, और जब लोकसभा हमेशा से चुनाव में रहा है कि लोकसभा का ट्रेंड अलग होता है और विधानसभा चुनाव का ट्रेंड अलग होता है। लेकिन जब 2019 का इलेक्शन हुआ था तो ऐसा कहा जा रहा था कि जो लेफ्ट पार्टीज का जो वोट था वो बीजेपी की तरफ शिफ्ट कर गया। क्यों? क्योंकि ममता को रोकना था। लेकिन इस बार थोड़ा सा इसमें अलग हो गया। जब लेफ्ट ने ये सोचा, लेफ्ट का जो वोटर था, लेफ्ट के बहुत सारे वोटर ऐसे थे जो चाहते थे कि लेफ्ट की सरकार आए, लेकिन बीजेपी सीधी लड़ाई में आ गई ममता के, लेफ्ट लड़ाई में आ नहीं पाया। इसकी वजह से जो लेफ्ट के वोटर थे वो ममता के साथ चले गए कि इस बार हम ममता को जिताएं, बीजेपी को रोको, हम ममता को जिताएं, हम ममता से तो लड़ लेंगे, लेकिन बीजेपी की ताकत, बीजेपी का जो पावर है, बीजेपी का जो पैसा है, बीजेपी की जो स्ट्रेटजी है, उससे हम नहीं लड़ पाएंगे। इस वजह से लास्ट जो 3 चरण हुए हैं उसमें लेफ्ट का वोट भी ममता बनर्जी के खाते में चला गया है। अब मैं यूसुफ जी आपसे जानना जी नहीं, सवाल ये है कि अगर लेफ्ट का वोट भी ममता को चला गया है तो पिछली बार तो ममता बनर्जी वैसे ही 211 सीटें जीती थी, तो इसका मतलब पहले तो ज्यादा होनी चाहिए थी। तो बीजेपी के पास किसका वोट आया है फिर? नहीं, ममता बनर्जी के पास 2 वोट आए हैं। एक कुछ तो ममता बनर्जी लूज की हैं, कुछ तो भाई ममता बनर्जी के जितने भी दिग्गज लीडर थे उन सबको बीजेपी ने तोड़ लिया, चाहे शुभेंदु अधिकारी हो, चाहे मुकुल रॉय हो, चाहे और बहुत कई बड़े लीडरों को बीजेपी ने तोड़ा। बीजेपी को इससे फायदा हुआ है, ऐसा नहीं कि बीजेपी को नुकसान हुआ है। बीजेपी अगर 3 से 80 पर पहुंचती है तो बीजेपी के लिए बहुत बड़ा गेन है। लेकिन इसके बाद भी अगर ममता सत्ता में आती है तो ये, चूंकि बीजेपी वहां ममता ये सीटें बढ़ाने के लिए नहीं लड़ रही थी, बीजेपी वहां लड़ रही थी ममता को हराने के लिए और बंगाल की कुर्सी पर काबिज होने के लिए, जो बीजेपी उसमें सफल नहीं हो पाई है। तो बीजेपी के पास जो वोट गया है वो लेफ्ट का भी गया है, कांग्रेस का भी गया है, और जो उसका जो यूथ है
थोड़ा सा यूथ में भी उसका नरेंद्र मोदी जी का जो क्रेज है उसकी वजह से मोदी जी ने वहां करीब 40 से ज्यादा रैलियां की हैं, और अमित शाह ने तो पूरा वहां डेरा ही डाल दिया था। और इसके अलावा जेपी नड्डा जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, कम से कम 30-40 रैलियां उन्होंने की हैं। तो इन सब का जो असर रहा है पूरा, जो बंगाल का एक कुछ जो हिंदुज्म के बारे में सोचता है बंगाली, वो बंगाली वोटर भी उनके बीजेपी के साथ गया है, जिसकी वजह से बीजेपी 80 सीटें जीत रही है। यूसुफ जी। जी देवी जी, बहुत सही आपने विश्लेषण किया है। मैं एक बार फिर राजीव जी जुड़ रहे हैं, राजीव जी से भी समझना चाहूंगा। राजीव जी, ये जो मैं यूसुफ जी आपसे समझना चाहूंगा कि चूंकि ये बंगाल का जो इलेक्शन है इसको आपने बड़े नजदीक से देखा, आप अहमदाबाद में जरूर हैं, इससे पहले आप दिल्ली में थे, लेकिन आपकी नजर बंगाल में थी, और हम लोग दिल्ली में एक दिन मिले भी थे जिस पर बंगाल इलेक्शन को लेकर के काफी चर्चा भी हुई थी। हम लोगों के जो दोस्त हैं गोपाल दास जी, वो भी उसमें मौजूद थे। उन्होंने कहा था 200 सीटें आएंगी। अभी इत्तेफाक से उनका फोन भी आया था जब हम लोग लाइव जुड़ रहे थे, उससे 1 मिनट पहले आया था कि देखिए 200 सीटें बीजेपी ममता बनर्जी को मिल रही है। हालांकि इस समय वो रायपुर के किसी हॉस्पिटल में कोविड से लड़ रहे हैं। उसके बाद भी उन्होंने फोन करके मुझसे बताया, मैंने कहा अगर आप भी जुड़ सकते हो तो जुड़िए। तो अभी जुड़े नहीं, हो सकता वो जुड़ जाए हम लोगों की बातचीत के दौरान। तो मैं आपसे समझना चाहता हूं यूसुफ जी कि आप किस तरीके से इन नतीजों को किस नजर से आप देख रहे हैं? देखिए, जो भी आपने बात बताई, विश्लेषण तो लगभग वही है। तो बीजेपी की जो एग्रेसिव राजनीति है वो पश्चिम बंगाल में नहीं चल पाई, और इसलिए नहीं चल पाई कि पश्चिम बंगाल का जो वोटर है वो इस जात धर्म की और खासकर नफरत की राजनीति से दूर है। वहाँ का जो कल्चर है, क्योंकि मेरा भी जाना पश्चिम बंगाल हुआ है कई बार, और इलेक्शन में भी गया हूँ और बगैर इलेक्शन का भी मैं गया हूँ, तो वहाँ के लोगों से भी मुलाकात हुई है, कई फंक्शन में देखा। तो वहाँ का जो एक कल्चरल माहौल है वो बड़ा सौहार्दपूर्ण माहौल है। तो जब दुर्गा पूजा होती है तो वहाँ मुसलमान भी उसके अंदर साथ होते हैं। वो भले पूजा जाके दुर्गा माँ की पूजा नहीं करते हो, लेकिन उसके मैनेजमेंट में उनका बड़ा रोल उसमें होता है। और ये हम दिल्ली में भी देखते हैं। हमारी खुद अपनी सोसाइटी में दुर्गा पूजा हमारी पहल पे शुरू हुई थी और उसका पहला चंदा हमने दिया था। तो उस तरह की चीजें जहाँ पर थी, तो वहाँ बीजेपी की जो नफरत वाली राजनीति है वो नहीं चल पाई। दूसरा, बीजेपी का जो एक प्रोपेगेंडा था कि ममता बनर्जी ने दुर्गा पूजा के लिए परमिशन लेनी पड़ती है और मुहर्रम के लिए लेनी पड़ती है, तो ये पश्चिम बंगाल के लोगों को इसलिए नहीं पचा कि फैक्ट ये है कि चूंकि जो मुसलमानों के जो त्योहार है, ईद है, रमजान है, बकरा ईद है, ये चांद के हिसाब से चलते हैं, और जो हिंदू त्योहार है वो भी चांद के हिसाब से चलते हैं। लेकिन हिंदू मैथोलॉजी में क्या होता है कि हर 4 साल के बाद 2 महीने बचते हैं चांद के, 30 तो 3 साल के बाद वो 1 महीना बन जाता है, तो उसमें नोन लगा करके उसको पूरा कर लेते हैं। मुसलमानों में ऐसा होता नहीं है, तो हिजरी कैलेंडर है वो लगातार चल रहा है। तो हाल के साल में सिर्फ एक बार ऐसा हुआ था कि जब दुर्गा पूजा और मुहर्रम लगभग एक ही दिन पड़े थे, तो वह तब कुछ लोगों को ये हुआ कि टेंशन नहीं हो, वो आगे पीछे कर लिया जाए। उसको जो बीजेपी ने जिस तरह बड़ा मुद्दा बनाया, वो मुद्दा वहां के लोगों ने उसको नकार दिया, और ये बात किसी के गले नहीं पड़ी। तो दुर्गा पूजा के लिए पश्चिम बंगाल में भी अगर परमिशन लेनी पड़ेगी कोर्ट की या सरकार की, तो कहाँ जाएगा। तो मुझे लगता है ये चीज लोगों की समझदारी की वजह से ये मुद्दा बीजेपी कैश नहीं कर पाई, क्योंकि मुद्दा था नहीं, बीजेपी उसको हवा दे रही थी। वो नफरत पैदा करने वाली बात थी, वो वहां चल नहीं पाया। दूसरी बात, जो असदुद्दीन ओवैसी वाली बात हमारी हो रही थी, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी बेसिकली बिहार के चुनाव के बाद एक्सपोज हो गए, और बिहार चुनाव में उन्होंने 5 सीटें जरूर जीती, लेकिन वो जो दावा करते हैं कि साहब हम सत्ता में हिस्सेदारी दिलाएंगे मुसलमानों को, तो 5 सीटें जीतने के बाद कितनी हिस्सेदारी उन्हें मिली, और हिस्सेदारी किससे लेंगे वो। तो हिस्सेदारी तो वहां मिल सकती है कि जहां पर मुसलमान सेकुलर पार्टी के साथ जाए। अब जैसे तृणमूल कांग्रेस के साथ अगर होंगे तो तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनेगी, वहां 2, 4, 5 मुस्लिम मंत्री होंगे, उनके पोर्टफोलियो होंगे, उनका पास कुछ पावर होगी, उनका पॉलिटिकल एम्पावरमेंट होगा। तो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट आपका सत्ता के साथ जाके हो सकता है, उन पार्टी के साथ जाके हो सकता है मुसलमानों का, जो सत्ता में आ सकती है। असदुद्दीन ओवैसी के साथ जाके मुसलमानों का कैसे पॉलिटिकल एम्पावरमेंट होगा, इस बारे में मुसलमान अब सोच रहा है। बिहार चुनाव के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने बहुत टंके ही चोट पे दावा किया कि साहब हम पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ेंगे, कोशिश भी की उत्तर प्रदेश में लड़ेंगे। लेकिन जब बीजेपी के सांसद साक्षी महाराज ने साफ तौर पर बात कही कि साहब असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार में हमें फायदा पहुंचाया है,
और उसी तरह से वो हमारी पश्चिम बंगाल और बाद में यूपी में मदद करें। इसके बाद मुस्लिम कम्युनिटी में परसेप्शन गया कि असदुद्दीन ओवैसी कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए ही चुनाव लड़ते हैं, और ये मैसेज पश्चिम बंगाल में भी गया। तो वहां पर इनकी पार्टी की हालत ये हो गई कि जो 25-30 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे थे, उन्हें उम्मीदवार नहीं मिले ढूंढने से। तो शहीद मौलाना अब्बास, किसी के साथ उनकी शुरुआती दौर में बातचीत हुई थी, मौलाना अब्बास तो तृणमूल कांग्रेस के काफी नजदीकी माने जाते हैं और पिछले 10 साल में उनके ममता बनर्जी के साथ रहे। तो उसके बाद भी उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई, हालांकि जिस पार्टी उन्होंने बनाई थी इंडियन सेकुलर फ्रंट, वो पार्टी शायद इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड नहीं है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर आ रहे हैं वो एक मुस्लिम मजलिस पार्टी करके उन्होंने, कोई पुरानी रजिस्टर्ड पार्टी है जिसके उसके नाम पे चुनाव लड़ा है। कुल मिलाकर उनका खुद का खेला हो गया है। तो ये एक फैक्टर रहा कि फिर मुस्लिम कम्युनिटी के नाम पे ममता बनर्जी को बदनाम किया गया, मुस्लिम तुष्टिकरण का लेके। यहाँ से इस तरह के फीलिंग पहले मिल रहे थे कि भाई जिन मुसलमानों के लिए के नाम पे ममता बनर्जी को बदनाम किया जा रहा है, वो मुसलमान ऐसे संकट की घड़ी में ममता बनर्जी का साथ नहीं छोड़ेंगे। बल्कि हुआ ये इस चुनाव में है, मुझे ऐसा लगता है कि जो कांग्रेस का और लेफ्ट के साथ जो मुसलमान थे, वो भी ममता बनर्जी के साथ, उसका बड़ा हिस्सा ममता बनर्जी के साथ आया है। और शायद यही वजह रही है कि कांग्रेस और ममता लेफ्ट पार्टी जो है उनको अपना खाता खोलने तक के लाले पड़ गए हैं। तो ये एक तो बड़ा है। तो मुझे लगता है कि राजीव जी से इस बारे में बात करनी चाहिए। राजीव जी, आपका क्या विश्लेषण है इसको लेकर के, इस पर? देखिए, जो आप उत्तर भारत के और बंगाल के बात कर रहे थे, में जो धार्मिक कट्टरता हमें दिखने को मिलता है, हिंदू हो या मुसलमान हो, बंगाल में आपको वो दिखने को नहीं मिलेगा। मैं काफ़ी सारे मुसलमान लोगों के साथ उठना बैठना है मेरा बंगाल में, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। वो तो ये तक मानते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी एक सांप्रदायिक राजनीति करते हैं, वो तो मुसलमान के हित में कभी काम किए ही नहीं। तो वैसे ही मुसलमान हो या हिंदू हो, बंगाल में वो सांप्रदायिकता बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं करते। और जो आप कह रहे थे मुसलमान लोग भी शामिल होते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। वहाँ पे बहुत सारे मुसलमान लोग भी दुर्गा पूजा में शामिल होते हैं, और हिंदू लोग भी अपने अपने मुसलमान दोस्तों के घर ईद के त्यौहार पे जाते हैं। आप वहाँ पे जाएंगे तो 25 दिसंबर का त्यौहार आपको ऐसे मनाया जाता है कि वो भी एक छोटा मोटा दुर्गा पूजा हो। सारे पार्क स्ट्रीट भरे हुए रहते हैं, चर्च भरे हुए रहते हैं, यहाँ तक कि जो प्रेयर है उसमें भी हिस्सेदारी हिंदुओं को होता है। तो कट्टरता, धार्मिक कट्टरता तो बिल्कुल ही नहीं है पश्चिम बंगाल में। इस कार्ड को लेकर भी कोई भी राजनीतिक दल पश्चिम बंगाल जीत नहीं सकते। मेरे ख्याल में परेश जी से मिलना चाहिए। परेश जी, आप इस जिन मुद्दों पर अभी राजीव जी ने बात की, देवकी जी ने बात की, और मैंने भी उसको डाला, उसके बारे में आप बताइए कि आप किस तरह से देखते हैं कि धार्मिक कार्ड जो बीजेपी का रामबाण कहा जाता है, वो रामबाण बीजेपी का ब्रह्मास्त्र कहिए, रामबाण कहिए, वो पश्चिम बंगाल में क्यों फेल हो गया? मैं सुन पा रहा हूँ कि मुझे बहुत समझ में आपने कुछ कहा। मेरे साथ कुछ लगता है परेश जी की ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम है, बात नहीं हो पा रही है। तो यूसुफ जी, मैं एक बात इसमें और जोड़ना चाहूंगा, अगर आप इजाजत दें तो। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, बंगाल को जो मैं समझ पाया, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं, हमारे यहाँ गांव में सरकार कौन सी स्कीम चलाती है, क्या स्कीम किस वर्ग के लिए चला रही है, किसको ये स्कीम फायदा पहुंचा रही है, इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता होता है। लेकिन मैंने बंगाल में ये देखा कि बंगाल में कौन सी सरकार की स्कीम किसके लिए चल रही है, ये हर वोटर को पता है। ये उसकी जागरूकता का एक बहुत बड़ा प्रमाण है, और शायद ममता बनर्जी को इसका फायदा भी मिल रहा है, क्योंकि अन्य राज्यों के मुकाबले जो ममता बनर्जी का जो स्टेट है, जो बंगाल स्टेट है, बंगाल में बहुत मतलब जो स्कीम चलती है वो धरातल तक पहुंचती है। मैं उत्तर प्रदेश में हूँ, स्कीम चलती है, धरातल तक नहीं पहुंचती है। लेकिन बंगाल में जो भी योजना सरकार चलाती है, किसी भी वर्ग के लिए चला रही हो,
वो धरातल तक पहुंचती है। और जो करप्शन है, जो करप्शन जिस पर हर समय हम लोग चर्चा करते रहते हैं पूरे देश को लेकर के, वो भी बंगाल में अन्य स्टेट के मुकाबले कम है, एक बात। दूसरा चीज क्या है कि महिलाओं में ममता बनर्जी को लेकर के एक अलग तरह का क्रेज है, क्योंकि वहां चुनाव में बीजेपी की तरफ से कई बार ऐसा कहा गया कि ये स्टेट ऐसा है जहां महिलाओं की सुरक्षा नहीं होती है। लेकिन ऐसा नहीं है, महिलाओं की सुरक्षा कलकत्ते में जितनी ज्यादा है, मैंने अपनी आंख से देखी हुई बात बता रहा हूं आपको, उतना मुझे लगता नहीं है कि यूपी के किसी शहर में है, मुझे लगता है दिल्ली में भी नहीं है। क्योंकि वहां पर जो सिक्योरिटी है, रात को 12 बजे अगर महिला कोई भी लड़की अगर सड़क पर घूम रही है अकेले और चाय पीने जाती है, वहां चाय का बड़ा कल्चर है, लोग चाय पीने रात में खूब जाते हैं, तो अगर वो पार्क स्ट्रीट पर चाय पीने के लिए जा रही है, या और कोई वहां एक बड़ा अच्छा ढाबा है, उस ढाबे पर लोग चाय पीने के लिए खूब जाते हैं, और कई ऐसे पॉइंट है, सरदार जी का एक ढाबा जो 24 आवर चलता है, वहां लोग चाय पीने के लिए जाते हैं और 24 घंटे चलता है उनका ढाबा। तो अगर रात को 12 बजे 1 बजे कोई लड़की चाय पीने जा रही है और फिर वापस रात में अपने घर जा रही है, तो निश्चित तौर पर उसे सिक्योर राज कहा जाएगा। ये बातें जो फैलाई गई बंगाल के बारे में, क्योंकि वहां की जनता खुद जो महसूस कर रही थी उस मुताबिक वोट की, वह लोगों के भ्रम में नहीं आई, मुझे ऐसा लगता है यूसुफ जी। लेकिन देवी जी, एक बात है जिस पर हमें चर्चा करनी चाहिए, अभी हमने उस मुद्दे को छुआ नहीं है। ममता बनर्जी अभी 3 राउंड के बाद भी अपनी कंस्टिट्यूंसी नंदीग्राम में पीछे चल रही है करीब 4000 वोटों से। इसकी क्या वजह है? 3 राउंड की वोटिंग हो चुकी है और ममता बनर्जी अभी भी 4000 वोटों से पीछे है। एकदम हाँ, हम लोग चर्चा नहीं किए इस पर। देखिए क्या है कि वो जो नंदीग्राम जो सीट है वो अधिकारी बंधु की सीट रही है। आपको पता होगा कि शुभेंद्र अधिकारी के पहले उनके पिताजी वहां से एमएलए हुआ करते थे, और उनके पिताजी के बाद शुभेंद्र अधिकारी उस सीट से एमएलए हुए। अब क्या है कि शुभेंद्र अधिकारी ममता बनर्जी के राइट हैंड हुआ करते थे। ऐसा कहा जाता था वहां बंगाल में कि करोड़ों रुपए ममता मतलब टीएमसी का वो लेकर के बीजेपी में चले गए। बीजेपी ने उन्हें जैसे भी अपने पक्ष में किया, बीजेपी में जब वो चले गए तो चूंकि, और उसी समय ममता को घेरने के लिए बीजेपी ने यह कोशिश की कि ममता अगर नंदीग्राम में घिर जाएगी तो बाकी स्टेट में उसका प्रभाव कम हो जाएगा और हम लोग सीट निकाल ले जाएंगे। तो इस वजह से बीजेपी की तरफ से और शुभेंद्र अधिकारी की तरफ से एक चुनौती दी गई कि ममता बनर्जी अगर इतनी ही ताकतवर नेता है, बड़ी लीडर हैं, तो वो नंदीग्राम में आकर के चुनाव लड़े। ममता बनर्जी वहां जाकर के, वहां शायद मुझे पक्का ध्यान नहीं है, शायद तीसरे राउंड में इलेक्शन था, ममता बनर्जी ने जाकर के वहां चुनाव लड़ा, और जब तीसरे राउंड का इलेक्शन खत्म हो गया, ममता बनर्जी ने वहां समझिए कि घर लिया किराए का, और ममता बनर्जी जिस दिन वोटिंग हो रही थी उस दिन भी काफी उनको वहां लोगों को वोट सीआरपीएफ ने नहीं डालने दिया गया, इस तरह की बातें बहुत सामने आई, और ममता बनर्जी ने उसका डट करके मुकाबला किया। गवर्नर से उन्होंने बात की सेम डे इलेक्शन के दिन। अब यहाँ एक ध्यान देने वाली बात है कि जिस दिन ये इलेक्शन खत्म हुआ उसके बाद भी 2 सीटों पर 2 चरणों के लिए नामांकन भरे जा रहे थे। तो ये बात आई कि बीजेपी की तरफ से और लोगों की तरफ से बात आई कि ममता बनर्जी किसी दूसरी सीट से चुनाव लड़ सकती है, लेकिन ममता बनर्जी ने और टीएमसी ने उसी दिन उसका खंडन किया और खंडन करके कहा कि ममता बनर्जी किसी दूसरी सीट से चुनाव नहीं लड़ेंगी। ये ममता बनर्जी का जो ये स्टैंड था, ममता बनर्जी भले चुनाव हार जाए उससे कोई मतलब नहीं है नंदीग्राम में, लेकिन ममता बनर्जी ने जो स्टैंड लिया कि हम दूसरी सीट से चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये टीएमसी के लिए समझिए कि बहुत बड़ी ताकत बनकर के उभरा कि ममता बनर्जी पीछे हटने वाली नहीं है, ममता बनर्जी चुनाव जीत रही है। और मेरे पास जो जानकारी है, मेरी वहां चूंकि बहुत लोगों से बातचीत हो रही है और होती रही है, कि ममता बनर्जी अभी भी, मुझे ऐसा लगता है कि अंतिम राउंड तक ममता बनर्जी उस सीट से चुनाव जीतेंगी, चाहे वो 500 वोट से जीते, चाहे वो 1000 वोट से जीते। हाँ, एक बात तो जरूर है, क्योंकि ममता बनर्जी के लिए वो सीट एकदम नहीं है। ममता बनर्जी जिस सीट से चुनाव लड़ती थी भवानीपुर से, वहां जिन्होंने चट्टोपाध्याय को टिकट दिया तो करीब 15000 वोटों से आगे चल रहे, मतलब वो चुनाव जीत गए। तो ममता बनर्जी अपनी सेफ सीट छोड़ करके अगर वहां गई थी तो वो बीजेपी ने एक जाल फेंका था, उस जाल में वो फंसी तो, लेकिन पूरे प्रदेश में उसका जो भी वोट
टीएमसी को मिल रहा है वो ममता बनर्जी के नाम पे मिल रहा है, किसी और के नाम पे नहीं मिल रहा है। इसलिए इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ममता बनर्जी अगर चुनाव हारती हैं या जीतती हैं, ये विषय नहीं है आज की तारीख में। बीजेपी इसे मुद्दा बनाएगी, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ये विषय है, और ममता बनर्जी ही सरकार बनाएगी, ममता बनर्जी ही मुख्यमंत्री बनेगी, मुझे ऐसा लगता है, चाहे वो चुनाव हारे या चाहे जीते। आपकी बात सही है, और 5 राउंड की वोटिंग अभी हो गई है इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे, मैंने चेक किया है। तो मार्जिन जो हार का मतलब जो मार्जिन है ट्रेलिंग का, वो कम होता जा रहा है। बीच में दूसरे राउंड में वो 8,000 से पीछे थी, अभी 4,000 से पीछे है, और लगता है आगे चल के मार्जिन और कम होगा। राजीव जी से मैं समझना चाहूंगा, जी कम नहीं होगा, मुझे तो अभी भी ऐसा लगता है कम नहीं होगा। मतलब ये कम होते होते, क्योंकि पिछले जो राउंड की वोटिंग में देख रहा हूँ उसके अंदर 6,790 वोट के आसपास शुभेंदु अधिकारी को मिले हैं, और 6,725 वोट ममता बनर्जी को मिले हैं। यानी नेक टू नेक फाइट उस जहाँ की वो 5वें राउंड में तो नेक टू नेक फाइट हुई है। तो जो पीछे से बढ़त शुभेंदु को बहुत ज्यादा थी वो कम हुई है। राजीव जी से समझना चाहेंगे। राजीव जी, आप बताइए कि नंदीग्राम की जो फाइट है, क्या ममता बनर्जी वहां से जीत पाएंगी, या ये कश्मकश आखिर तक बनी रहेगी और शुभेंदु अधिकारी अपनी पकड़ भाव बरकरार रखेंगे? क्या आप किस तरह देखते हैं इसको? देखिए, ये तो सच में कहना बहुत मुश्किल है। अभी का जो ट्रेंड है, जैसे शुभेंदु अधिकारी आगे है, तो यहाँ पे टक्कर ऐसी है कि स्टार प्रचारक, इतने सारे स्टार प्रचारक के होने के बावजूद ममता बनर्जी अकेले वहाँ पे डटी रही, और अपने से वहाँ पे रह के, जहाँ पे हालांकि वहाँ सीट है उनके लिए, और एक जैसे आप लोग कह रहे थे बीजेपी का एक चाल थी और उसमें फंस गई। लेकिन मैं ये कहूंगा कि अभिमन्यु की तरफ फंस नहीं जाएगी। मुझे लगता है कि वहां से भी वो निकल सकती है, पर जैसे कह रहे थे आप लोग, हो सकता है कि अधिकारी या ममता बनर्जी मार्जिन बहुत ही कम रहेगा यहाँ। एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, बीच में भी मुझे कहना चाहिए था, बंगाल में एक चीज और भी होता है। इलेक्शन के टाइम पे बहुत ज्यादा मतलब मार दंगा होते हैं, वहां पे खून बहते हैं। ये चीज अगर ममता बनर्जी फिर से यहाँ पे सत्ता में आती है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सरकार से कि ये चीज बंद हो जाए। जी ठीक है राजीव जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। और परेश जी, अगर आप सुन पा रहे हैं और आपको मेरी आवाज मिल रही है और आप बोल सकते हैं, तो आप भी एक अपना व्यू रखिए इस पूरे मुद्दे पर। देवकी जी, मेरे ख्याल में परेश जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो मुझे लगता है हमने काफी चर्चा की है, और अब इस चर्चा को हमें यहाँ विराम देना चाहिए और इंतजार करना चाहिए रिजल्ट क्या आते हैं, और रिजल्ट आने के बाद फिर दोबारा चर्चा की जा सकती है। आप सभी को इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, खासकर यूसुफ अंसारी साहब और रवि जी और परेश सिंह जी, आप सभी को इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम इस तरीके की चर्चा एक बार हम फिर करेंगे जब ममता बनर्जी सरकार बना लेंगी, और उस समय इस पर तब तक पूरे नतीजे आ चुके होंगे, और एक पूरा जो वोट का परसेंटेज है वो भी आ चुका होगा। फिर एक बार हम चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी, शुक्रिया सबको, धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।